हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये आपको सीखने पड़ेंगे। पेपर में तो आएंगे 100%। और जो जो आंसर आपको आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन तरीके से सीखेंगे जो आप आसानी से इनको समझ में आएंगे और पेपर में बिल्कुल सही करके आओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जितना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही आसान होगा। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 42% विद्यार्थी गणित में तथा 17% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? अगर आपको आया तो आंसर दो, अदरवाइज समझ लो। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंग्लिश में हुए 52% स्टूडेंट फेल। तो आप यहाँ पे लिख लो इंग्लिश में जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं वो है 52%। उसके बाद गणित में जो फेल हुए हैं वो 42% हुए हैं। तो यहाँ लिखो मैथ में जो फेल स्टूडेंट हुए हैं, एमएफ मैथ में फेल स्टूडेंट है वो है आपके 42%। और साथ ही साथ उसने बताया कि दोनों सब्जेक्ट में 17% स्टूडेंट फेल हुए। यानी कि इंग्लिश और मैथ दोनों में जो फेल हुए हैं स्टूडेंट, वो हमारे फेल हुए हैं 17%। हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश में और मैथ में दोनों में पास हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट की संख्या आपको बतानी है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें पहले भी निकालना पड़ेगा कि केवल इंग्लिश में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। केवल इंग्लिश में देखो यहाँ पे इंग्लिश में 52% इसने बोला गया है, लेकिन इसमें जो 17% है इसमें वो बच्चे भी मिक्स हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हुए। तो हमें पहले केवल इंग्लिश वाले स्टूडेंट पता करना होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 52 जो परसेंट है इसमें से 17% जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए थे इसको हम माइनस कर लेंगे। 52 में से हम 17 को माइनस करेंगे और माइनस करने पर हमें मिलेगा 35। तो इंग्लिश में जो है वो 35% बच्चे फेल हुए हैं। ऐसे ही हम केवल मैथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं उसका भी हम निकाल लेंगे मैथ में। अब यहाँ पे अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में हमारा 42%, लेकिन हमारा जो 17% है वो तो दोनों में फेल हुए थे, इंग्लिश में और मैथ में। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 17। 42 में से हम यहाँ पे 17 माइनस करेंगे तो 42 में से 17 माइनस करने पर हमें मिलेगा 25। तो 25% बच्चे वो हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। अब अगर हम टोटल फेल स्टूडेंट की बात करें तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए हमारे, देखो 35% बच्चे जो है वो इंग्लिश में फेल हुए थे और मैथ में हुए थे 25%, और टोटल जो दोनों में फेल हुए थे वो थे 17। तो अब हम इन टोटल तीनों को ऐड करेंगे। हमारा 35, 25 और 17 को हम ऐड करेंगे तो हमारा मिलेगा 77%। तो 77% बच्चे ऐसे हैं जो टोटल फेल हुए हैं। अब हमें बताना है कि टोटल दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए। तो यहाँ पे जो 77% बच्चे हैं तो टोटल फेल वाले बच्चे हैं। और आपको पता है टोटल जो परसेंटेज होती है बच्चों की वो हमारी होती है 100%। तो 100% तो टोटल परसेंटेज है, इसमें से 77% बच्चे तो फेल ही हो गए हैं। तो यानी कि जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए होंगे वो हुए होंगे 100 माइनस 77। जो भी बच्चे फेल हुए उसको माइनस करेंगे, आपका आएगा 23%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? एक बार फिर से बता देता हूँ, अच्छे समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा रहा है। इसमें क्या हुआ, इंग्लिश में जो फेल हुए थे वो 52% बच्चे थे और मैथ में हुए थे 42% बच्चे फेल, और इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए थे 17% बच्चे फेल। तो हमने क्या किया, पहले हमें पता करना होगा टोटल इंग्लिश में केवल कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो ये जो 52% है इंग्लिश में, इसमें कुछ स्टूडेंट वो भी होंगे जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हुए हैं। तो हम यहाँ से 17 को माइनस करेंगे क्योंकि 17 में इंग्लिश और मैथ दोनों वाले स्टूडेंट है। तो ये जो 35 है ये प्योर इंग्लिश वाले स्टूडेंट आ गए जो कि फेल हुए हैं। उसके बाद मैथ में टोटल स्टूडेंट कितने फेल हुए हैं, मैथ में हुए थे 42% स्टूडेंट, लेकिन इसमें 42 में मैथ में वो भी मिक्स हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए थे। तो हम यहाँ पे 42 में से माइनस कर देंगे 17 जो कि इंग्लिश और मैथ दोनों का है। तो हमें यहाँ पे प्योर मैथ के स्टूडेंट पता चल जाएंगे कि मैथ के कितने फेल हुए। और 17% वो बच्चे थे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल थे। अब हमने क्या किया, इंग्लिश का फेल वाले स्टूडेंट और मैथ के फेल वाले स्टूडेंट और टोटल जो दोनों में थे उनको तीनों को ऐड किया तो 77% बच्चे, हमें पता चला कि क्लास में 77% बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हुए हो चाहे दूसरे में या फिर दोनों में। अब हमें बताना था कि दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए। भाई टोटल परसेंटेज तो आपका 100 होता है ना, तो 100 में से 77% बच्चे तो वो हैं जो फेल हुए हैं। अब इसमें माइनस किया तो 23% बच्चे वो हो जाएंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समीर ने एक जोड़ी जूते खरीदे जीएसटी समेत और वो उसको मिले 441 रुपए के, जिनका विक्रय मूल्य था 420। तो जीएसटी की दर क्या होगी? देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इनके ऊपर लिखा हुआ था 420 रुपए, लेकिन जब विद जीएसटी इनको खरीदा गया तो विद जीएसटी ये जूते इसको मिले हैं 441 रुपए के। अब हमें बताना जीएसटी की दर क्या है, जीएसटी परसेंटेज। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इन पे जीएसटी उसने टोटल रुपीज कितने दिए हैं। अब यहाँ पे जीएसटी सहित जो मूल्य था वो 441 था, इसमें से हम जो उसका सेलिंग प्राइस था विदाउट जीएसटी उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे।
माइनस करने पर मिलेगा हमें 21 रुपीज हमारा क्या आया, जीएसटी आया। अब हमें बताना जीएसटी परसेंटेज कितना है, तो जीएसटी परसेंटेज इज इक्वल टू होता है बच्चे जीएसटी अपॉन में वो प्राइस जो जीएसटी से पहला था, जिस पर जीएसटी नहीं लगा हुआ था, यानी कि 420 ओरिजिनल प्राइस, और इंटू में हम 100 ऐड करेंगे। सोल्व करेंगे, जीएसटी हमारा आया 21 अपॉन 420 इंटू में 100 ऐड करेंगे। सोल्व करेंगे, 21 दूनी 42 आ गया 20 और 20 पंजे 100। तो इन जूतों पर जो जीएसटी है वो 5% लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कभी आपको जीएसटी पूछे और कभी कभी टैक्स भी पूछ लेता है, तो टैक्स का भी यही रहता है, अगर हम टैक्स परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले निकालना होगा कि टैक्स कितना है, अपॉन में सेलिंग प्राइस या फिर प्रिंटिंग प्राइस जो भी उस पर लिखा हुआ है, और इंटू में 100 ऐड करेंगे तो हमारा टैक्स परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले इसको समझ लो ध्यान से। यदि ब्याज की दर 13% है तथा 12% वार्षिक हो, और 1 वर्ष के ब्याज में जो अंतर है वो 110 रुपए हो, तो वो धन क्या है। वैसे तो मैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो वो धन हमारा क्या होगा, जितना भी अंतर आ रहा है ब्याज में, जैसे यहाँ पर 110 आ रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना दोनों साल के ब्याज के अंतर से, यानी कि 13 माइनस 12। सोल्व करेंगे, 110 इंटू 13 माइनस 12 1 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11,000 आ जाएगा। आपका मूलधन 11,000, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब इसको बात करते हैं प्रॉपर तरीके से कि प्रॉपर तरीका क्या है करने का। आपको पता है ना कि भाई ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइड बाय 100 करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, दो अलग अलग ब्याज निकालेंगे हर एक साल के लिए। पहले साल के लिए दर क्या थी, 13%। एक बार दर लगाएंगे कितनी हम, 13%, और एक बार हम दर लगाएंगे यहाँ पर कितना, 12%। अगर हम पहले साल के लिए ब्याज निकालें तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और मूलधन हमें धन तो पता ही करना है, तो पी तो हमें पता ही करना है। आर कितना है हमारा 13%, और समय है 1 वर्ष, और डिवाइड बाय हम 100 कर देंगे। तो कितना हो गया, 13p बटे में 100, ये हमारा ब्याज हो गया जब दर हमने 13% लगाई। फिर हम दूसरा ब्याज निकालेंगे, इस पे SI1 लिख सकते हैं। फिर जब हम दूसरा ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन तो हमारा p रहेगा, दर हमारी इस बार 12%, समय 1 वर्ष, और बटे में हम 100 करेंगे, तो आपका हो जाएगा ये 12p डिवाइड बाय 100। अब देखो, जब दर ज्यादा होगी तो हमारा ब्याज भी ज्यादा होगा, दर कम होगी तो ब्याज भी कम होगा, क्योंकि समय तो समान ही है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया गया आपको, 110। उसका मतलब हुआ SI1 माइनस SI2 बराबर कितना, 110। अब बच्चे SI1 कितना मिला आपको, SI1 आपको यहाँ पे मिला है 13p बटे 100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13p बटे में 100 माइनस 12p बटे में 100 बराबर में जो भी इनका अंतर है 110। 13 में से 12 गया, कितना बचा, p बटे 100 बराबर 110। तिरछी गुणा करेंगे तो p बराबर हो जाएगा आपका 11,000। क्लियर। और अब शॉर्ट मेथड तो सिंपल सा बताइए, अब जब दो लगातार साल की अलग अलग आपको दर दी जाए और उनका अंतर दिया जाए, जितना भी कम या ज्यादा है, तो उस अंतर में आपको गुणा करनी है 100 से और भाग कर देना इन दोनों ब्याज के अंतर से, यानी कि 13 माइनस 12 से। 13 माइनस 12 1 हुआ, सोल्व करा, आंसर आ गया। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न देखो, एक शर्ट 10% लाभ पर बेची गई, उसे 40 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% हो जाता। शर्ट का क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर भी हमें कॉस्ट प्राइस ही बताना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या करना है आपको, जितना भी कम या अधिक में बेचा जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, और जो पहले लाभ पर बेची गई और दूसरे लाभ पर बेचने के लिए कह रहा है दोनों लाभ का अंतर, यानी कि 15 माइनस 10। हल करेंगे, 40 की 100 से गुणा करेंगे 4000, 15 में से 10 गया 5 और 5 अठे 40। तो इस शर्ट का जो मूल्य है वो 800 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक टीवी का जो अंकित मूल्य है 16,000 रुपये, टीवी की जो कीमत लिखी हुई है वो 16,000 रुपये लिखी हुई है, और इस पर 15% की छूट है, इस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है। जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो और आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए, ये हमें क्या दे रखा, अंकित मूल्य प्रिंटिंग प्राइस है, ये हमारा डिस्काउंट है, और हमसे पूछा कितने का ये बेचा जाएगा। तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका सिंपल सा कि जो भी आपको अंकित मूल्य दिया गया है यहाँ पर जो 16,000 है, इस पे अगर आपको छूट दी जा रही है तो 100 में से माइनस करना है। 100 में से 15 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 85, और डिवाइड बाय आप 100 कर देना। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, और बची हुई संख्या की गुणा कर लेंगे 160 गुणा 85। 160 की 85 से गुणा करेंगे, आपका 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 16 अठे 128, और 8 आपका हो जाएगा 136। बचा हुआ जीरो लग जाएगा, तो 13,600 रुपये इस टीवी का मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका एक पार्ट मैं करूंगा और एक आप लोग बताओगे। क्वेश्चन है, यदि किसी कार की चाल यहाँ पर स्पीड दी गई है, और ये स्पीड जो है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो बताओ इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम उसमें 5/18 से गुणा कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 80 इंटू में 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे। इसको हल कर देंगे यहाँ से, ये आपका कट जाएगा 2 चौक 8 जीरो और 2 नीम 18, 40 पंजे कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 9। यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको बच्चे, तो ये बचेगा आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचे 2 20, 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब यहीं पर बच्चे अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो मीटर प्रति सेकंड में हम गुणा करते हैं इसके उल्टे से, यानी कि 18/5 से, और हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दूरी दी गई है और समय दी गई है, और आपको पता है भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी है 200 और समय है हमारा 24 सेकंड। अब इसको आप इस सूत्र की सहायता से बदलकर मुझे बताओ कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वाली क्लास कैसी लगी। अगली क्लास में मैं आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, और आपका जो प्रैक्टिस सेट है पूरा का पूरा, यानी कि जो पेपर में सेम टू सेम आता है उसी के जैसा मैं आपको लेकर आने वाला हूँ, वो मुझे कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करो अच्छे से और मस्त रहो।